नमस्कार, जोहार। मैं भारती पांडे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम और भी है राहें में, जहाँ हम उन बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं जो बच्चे अपने जीवन के एक अहम पड़ाव पर आ रुके हैं, जहाँ उन्हें फैसला करना है कि उन्हें अपने जीवन के किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, कौन से कोर्सेज़ को सेलेक्ट करने हैं, जिसमें हमारा यह कार्यक्रम मदद करता है कि उन्हें कौन से कोर्सेज़ को सेलेक्ट करना है, कौन से कोर्स में उनको अपनी करियर को आगे बढ़ाना है। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ी हैं वो हैं मिसेस शिल्पा सिन्हा जी, जो कि गंडा कॉलेज रांची की लेक्चरर हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करियर अपॉर्चुनिटी इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन में करियर की संभावना। तो आज के टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। तो शिल्पी मैम, मैं आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू भारती जी, नमस्ते। नमस्ते मैम, हम एचआर शब्द से क्या समझते हैं और एचआरएम बेसिकली है क्या? एचआर को अगर मैं सरल हिंदी भाषा में समझाने जाऊँ तो जो मानव संसाधन है उसको कहते हैं। किसी भी देश या प्रदेश में जो लोग होते हैं, जो कार्य करने की क्षमता रखते हैं, जो स्किल्स रखते हैं और जो काम करने को इच्छुक होते हैं, उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स में या मानव संसाधन में काउंट करते हैं। जी, एचआरएम में किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? एचआरएम जो होता है वो मानव संसाधन प्रबंधन होता है। तो किसी भी संस्था में आप चली जाइएगा, वहाँ पे काम करने के लिए जो भी वो सेक्टर में काम कर रहे हो, माइनिंग हो, प्रोडक्शन हो, ठीक है, एफएमसीजी हो या सर्विसेज हो, वहाँ पे काम जो करना है उसको करने वाले लोग जो होते हैं उनको मैनेज करना इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। अब ये जो मानव संसाधन है ये बाकी सारे संसाधनों से अलग कैसे है ये समझना ज़रूरी होता है पहले। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक अकेला रिसोर्स है किसी भी इंडस्ट्री में जिसमें सोचने की क्षमता होती है, ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको आप किसी एक तय पैमाने पे नहीं रख सकते, ये हर बार सिचुएशन के साथ में बदलता जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये बाकी सारे रिसोर्सेज के मैनेजमेंट, बाकी सारे संसाधनों के प्रबंधन से काफ़ी अलग हो जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन को इसीलिए कहा जाता है कि ये एब्सोल्यूट साइंस नहीं है, ठीक है। हर बार हर सिचुएशन में एक इंसान भी होगा ना तो अलग सिचुएशन में अलग बिहेव करेगा। तो एक डिफाइंड गाइडलाइन नहीं होता है, इफ़ दिस तो ये करना है, नहीं तो ये करना है। आपका जो सवाल था मानव संसाधन के लिए तैयारी क्या करनी है, इसके लिए बेसिकली जो बैकग्राउंड होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होगा तो वो चलता है। जी, एचआरएम की पढ़ाई के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई में कौन से सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं? देखिए, यही खासियत है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जी, कि आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, आपने आर्ट से किया हो, साइंस से पढ़े हो या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप कभी भी एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं और एमबीए में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। अभी क्या है, यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेज है उसमें एमकॉम में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। ओके ओके। जैसे कि आपने बोला कि इसमें स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने के लिए होती है, तो क्या बच्चों को ये उन्हें सिलेक्शन करने के लिए मिलती है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं एचआरएम में उन्हें वेरिएशन मिले स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने के लिए, और स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने पे क्या उन्हें उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए? जैसे अगर उन्हें एचआर में आना है तो उसकी तैयारी उन्हें पहले से करनी चाहिए, जैसे कि अगर वो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं देन? देखिए, ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, ग्रेजुएशन पास किया है आपने, आप एचआरएम एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। एमबीए की पढ़ाई जो होती है ना, नॉर्मली 2 साल की पढ़ाई होती है। तो पहले साल में आप एमबीए बिजनेस के जितने भी गुण होते हैं आपको सब पढ़ने होते हैं। आपको फिनेंस पढ़ाया जाएगा, आपको अकाउंट्स बताया जाएगा, आपको बिजनेस लॉ बताए जाएंगे। सेकेंड ईयर में, पहले साल के बाद में सेकेंड ईयर में जब आप जाते हैं तब आप स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हैं। तो स्पेशलाइजेशन में आप फिनेंस ले सकते हैं, मार्केटिंग ले सकते हैं, आप एचआरएम ले सकते हैं। खास बात ये होती है कि जब आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो आप एचआरएम पूरे 1 साल पढ़ते हैं, जिसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये 3 पे खास फोकस दिया जाता है। जी, ठीक है, एचआरएम की पढ़ाई के लिए। जी, एचआरएम की पढ़ाई में तो बेसिकली होता क्या है, एचआरएम में आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, जो आपका फंक्शनल नॉलेज है ना, बेसिक कंसेप्ट है, वो क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप एचआरएम में पढ़िएगा सारे चीज़ें, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन पढ़ाया जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ाया जाता है, आप जो काम कर रहे हैं, चुनना कैसे लोगों को है
उनको ट्रेनिंग कब देनी है, कितनी ट्रेनिंग है, ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस पूरा, काम कर रहे हैं तो कॉम्पनसेशन देना होता है, तो सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रमोशंस क्या होंगे जी। आपकी संस्था से जब वो अलग हो रहे हैं, या तो रिटायर होके हो रहे हैं या स्वेच्छा से अलग हो रहे हैं, दूसरी संस्था में जा रहे हैं, उस प्रोसेस को भी हम नियंत्रित करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन के द्वारा। जी, जैसा कि आपने बोला कि इसमें पूरी की पूरी एक मैनेजमेंट मुझे जैसे कि दिखलाई दे रही है कि सारी चीज़ें एक मैनेजमेंट के थ्रू जा रही है। तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे एचआरएम की जो पढ़ाई है उसमें क्या कोई ऐसी बेसिक स्किल होनी ज़रूरी है जो बच्चों को फोकस करनी चाहिए, जैसे कि आज के डेट में सभी क्षेत्र में स्किल्स की एक अहम भूमिका निभा रही है स्किल, जैसे सॉफ्ट स्किल हो गए, हार्ड स्किल हो गए, तो एचआर में कोई ऐसी स्किल है, बेसिक स्किल है जिस पे बच्चों को फोकस करनी चाहिए? सारे क्षेत्रों के हिसाब से यहाँ पे भी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है एचआरएम में आपको बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए। इसको अगर मैं सरल हिंदी में समझाऊँ तो भापने की क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। जो परिस्थितियाँ अभी चल रही हैं उनको देखते हुए आगे कौन सा बिजनेस, मतलब बिजनेस के हिसाब से आपको डिसीजंस लेना आना चाहिए, पहला। दूसरा, डिजिटल लिटरेसी थोड़ी ज़रूरत होती है। देखिए आज कंप्यूटर्स का ज़माना है, ठीक है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करना आना चाहिए, आपको पीपीटी बनाना आना चाहिए, पावर पॉइंट पे काम क्या करना। ये सारी चीज़ें बेसिक स्किल में आएंगी? हाँ, ये बेसिक स्किल में आएंगी। और जनरली आज के दौर में +2 तक में बच्चे ये कंप्यूटर की स्किल्स जो है सीख जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको ज़रूरी होता है खास करके एचआरएम में, क्योंकि आपका हर दिन लोगों से डील करना होता है जी। आप रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं तो आप लोगों से डील कर रहे हैं, लोग आपकी कंपनी को छोड़ के भी जा रहे हैं, हायरिंग से लेके फायरिंग तक, ठीक है। आप कंपनी में आ रहे हो और आप कंपनी से जा रहे हो, वहाँ तक के पूरे प्रोसेस को मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वालों का काम है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है सॉफ्ट स्किल में। और एक और स्किल जो आती है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता है, वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब हुआ किसी और के सिचुएशन में खुद को रख करके उसकी परिस्थिति को समझना और उसके हिसाब से डिसीजन लेना। तो ये 2 स्किल जो होते हैं, कम्युनिकेशन और एम्पैथी, ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी सारे अक्रॉस जितनी भी इंडस्ट्री है, आपको टेक्नोलॉजी का जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। बिज़नेस की जानकारी, अगर आप बिज़नेस के क्षेत्र में आ रहे हो तो थोड़ी समझ होनी ज़रूरी हो जाती है। अब आप अगर बात करिएगा कम्युनिकेशन की स्किल को कैसे सुधारा जाए, तो मैं जो बच्चे बिज़नेस में आना चाहते हैं, वो एचआर में आना चाहते हो या किसी भी इंडस्ट्री में, आपको लोगों से इंटरैक्ट करना है, बातचीत करनी है, तो शुरुआत के लेवल से ही कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत छोटे छोटे तरीके हैं इस पे काम करने के, बहुत मुश्किल नहीं है। पहला तो मैं कहूँगी रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें, बोल के पढ़ें, आप हिंदी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, राइट। वोकैबुलरी भी बढ़ेगा, ठीक है। उससे क्या होता है ना, और पेपर पढ़ने से एक और फ़ायदा होगा कि आपको देश विदेश में जो चल रहा है, करंट अफेयर्स की भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो जब आपके पास में जो चल रहा है इंडस्ट्री में और अक्रॉस दी ग्लोब आपको पता होता है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा हुआ होता है और आप इंटरव्यू से ले करके आगे के जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं, आप अपने जॉब में भी आगे बढ़ते जाएंगे। एक और तरीका है अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करने का कि जो मूवीज़ होती है, इंग्लिश मूवीज़, ठीक है, उनको देखिए जी, कॉपी करने की कोशिश करिए। और जब आप ये दोनों कर रहे हैं ना, तो आईने के सामने खड़ा होकर के बोलने की कोशिश करिए। तो आप जब अपने आप को देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि मुझे यहाँ पे जो है थोड़े और सुधार करने की ज़रूरत है। जी, एक्चुअली क्या होता है कि आज के डेट में हम बस इंटरटेनमेंट के लिए देख लेते हैं मूवीज़ वगैरह, लेकिन अगर हम उससे कुछ सीख पाते हैं तो वो हमारे भी डेवलपमेंट होगी उससे, राइट। बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने। मेरा सवाल ये है कि एचआर को हम करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में कैसे देख सकते हैं? देखिए, एचआर जो है अभी काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है। हालिया में यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था 2023 से 2033 तक एचआर के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी होगी नौकरियों में, उसमें 6% की बढ़ोतरी की उन्होंने फोरकास्ट की है। और ये बाकी सारे जितने भी क्षेत्र हैं उसके एवरेज से कहीं ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज तो आपको हमेशा करना है। अब कोरोना के पहले वाली स्थिति ले लीजिए जहाँ पे आप 9 to 5 काम करते थे, ऑफिस जाके करते थे, या कोरोना के बाद की स्थिति ले लीजिए जहाँ पे वर्चुअल टीम्स है, वर्क फ्रॉम होम है।
पर एंड ऑफ डे आपको लोगों से काम करवाना है तो आपको आना, उनको मैनेज करना भी आना होगा। सारी चीज़ें तो ऑफलाइन नहीं हो, ऑनलाइन नहीं हो जाएंगी ना। आपको पेमेंट देखना है, आपको उनके अप्रेजल्स देखने हैं, परफॉर्मेंस उनका आपको मापना है, उसके हिसाब से उनको पैसे देने हैं, प्रमोशन देने हैं। कोई पोस्ट सीनियर लेवल पे खाली हो रहा है तो उसको कौन भरेगा, ये भी डिसाइड करना एचआर वालों का काम होता है, जिसके लिए हमारा टर्म है सक्सेशन प्लानिंग जी। तो अगर कोई हायर लेवल पे अथॉरिटी वाले पोजीशन पे है, से सीईओ है, सीएफओ है या मैनेजर है किसी कंपनी में, तो वो जब अपनी जगह खाली कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश जी, ठीक है, तो उनको कौन फिर सक्सीड करेगा, ये डिसाइड करने के लिए भी एचआरएम ज़रूरी होता है जी। जैसा कि आपने बताया कि एचआर को सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए कि अगर कोई लेफ़्ट कर रहा है, हमारी कंपनी स्विच कर रहा है, तो उस पोजीशन को कैसे फ़ील करना है। देन मैं ये जानना चाहूँगी कि किस किस क्षेत्र में एचआर की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है? हर उस क्षेत्र में जहाँ पे लोग काम करते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग कह लें, आपकी खुद की मीडिया, जैसे हमारी मीडिया लाइन में जी, आपके तो यहाँ पे भी लोग काम करते हैं। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि कैमरा के पीछे कौन होगा, ऑडियो कौन मैनेज करेगा, कैमरा के सामने कौन लोग होंगे, पोस्ट प्रोडक्शन कौन लोग देख रहे होंगे, इन सबको हायर करने के लिए कोई तो अथॉरिटी वाले इंसान बैठे होंगे जिनको ये पता होगा कि हमें ये स्किल सेट है, जॉब डिस्क्रिप्शन मेरा ये है, इनसे आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है, आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पैसे इतने देने, मतलब उतने मुझे पैसे देने हैं आपको कि आप भी खुश रहे और मेरी जेब पे भी वो ज़्यादा भारी ना पड़े। तो ये काम तो सारा एचआर वालों का होता है। मतलब ऐसे और कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे और कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं? हर जगह पे जहाँ पे भी इंसान काम करे। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि किसी एक क्षेत्र में ऐसा है कि सिर्फ कंप्यूटर से काम हो रहा है, तो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, रोबोट्स काम कर रहे हैं, तो भी उनको बनाने वाले लोग जो है वो इंसान है, उनको मैनेज करने वाले लोग भी इंसान है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी तरह की तकनीकी खराबी आ गई तो उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करने वाले लोग भी इंसान है। तो ऐसा कोई क्षेत्र आज के डेट में नहीं है जहाँ पे मानव संसाधन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर्दे के पीछे ज़रूरत होगी, पर्दे के सामने अगर ज़रूरत ना भी हुई तो कोई भी आप सेक्टर उठा लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, माइनिंग, एफएमसीजी, सर्विसेज, होटल के एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल उठा लीजिए। अच्छा, ये कहिए कोई बीमार है तो उसको मशीन ला के दवाई दे दे और बोले बेटा आप कैसे हो, जी। उसके जगह पे आपको कोई इन पर्सन आ करके कहे, पूछे आपका हालचाल, डॉक्टर आके आपसे पूछे आप कैसा महसूस करो, दोनों में से ज़्यादा अच्छा आप किसको प्रेफर करेंगे? जी, जैसा स्वयं अगर डॉक्टर आए तो, राइट। इसीलिए मानव संसाधन से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह जाता और इसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। जैसा कि आपने बताया कि इसमें आपने बताया कि हायरिंग सेशन भी होते हैं कि अगर कोई पोस्ट खाली हो जाए तो उसे हायर कौन करेगा, या फिर और भी ऐसे वेरियस बहुत सारे काम हैं। तो क्या एचआर के सेक्टर में अलग अलग जॉब रोल्स हैं और उन जॉब रोल्स की क्या भूमिका है? देखिए, एचआर में एंट्री लेवल से लेकर के सीनियर लेवल तक अलग अलग रोल्स होते हैं। अच्छा, एंट्री लेवल पे भी आप एक एचआर जनरलिस्ट की तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप सारे काम थोड़े बहुत कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट का भी रोल होता है। पब्लिक सेक्टर में खास करके सरकारी जो हमारी कंपनीज़ हैं उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन अगेन वही रहता है, एमबीए चाहिए होता है एचआर के साथ में। अगर आपके कंप्यूटर की जानकारी है, आपने कोर्स कर रखा है तो आपको वो थोड़ा तवज्जो ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और बैंक्स में खास करके आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अलग से एचआर के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको स्पेशलिस्ट ऑफिसर हम कहते हैं। तो पीओ के एग्ज़ाम अलग हो गए, एचआर वालों के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के नाम से एक अलग एग्ज़ाम होता है। आप जितने भी बैंक के अलावा बाकी भी जो आप सरकारी संस्थान उठा लीजिए, हर जगह पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग में एंट्री लेवल पे आपको एचआर में नौकरी मिल सकती है। उसके अलावा लीगल और कंप्लायंस के लिए भी डिपार्टमेंट होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आपको पढ़ाया जाता है एचआरएम में। तो नौकरी से संबंधित कुछ कानून हमारे देश में बने हुए हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, आपका पीएफ हो गया, ग्रेच्युटी हो गई। ठीक है, ये सारे कानून को इम्प्लीमेंट कराने का काम भी तो एचआरएम वालों का है ना। मीन्स अगर मैं कहूँ कि एक सेक्टर एचआर के जो प्रोफेशनल्स है उसमें अगर किसी को भर्ती कराना हो
ज्वाइनिंग कराने हो तो उसके डिपार्टमेंट अलग है, और अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं मतलब एचआर लेवल पे ही अगर हम उन्हें सैलरीज वगैरह पे कर रहे हैं तो उन दोनों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। लाइक अगर हम उनको पेमेंट कर रहे हैं या कंपनसेशन दे रहे हैं तो वो पेरोल के सेक्टर में आ गए, और अगर मैं हायरिंग कर रही हूँ तो वो रिक्रूटमेंट में आ गए। रिक्रूटमेंट में आ जाएगा। आपने किसी को हायर किया तो वो रिक्रूटर का काम होगा, जी। ठीक है। ट्रेनर और बाकी स्किल्स पे जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं वो डेवलपमेंट में आएंगे। तो आप नया जब कहीं पे भी ज्वाइन करते हो, देखिए आप जब 2 साल तक MBA की पढ़ाई करते हो तो आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज बता दिया जाता है क्या करना है। ये जो आपको पढ़ाया जाता है ये मदद करता है आपको तब जब आप नौकरी करने जाते हैं, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है उससे, ठीक है। आपको क्या करना है आपको पता होता है। लेकिन जब भी आप कहीं पे भी ज्वाइन करिएगा ना तो आपको ट्रेनिंग सेशन मिलता है। इनफैक्ट MBA के कोर्स के दौरान में भी आपको समर इंटर्नशिप करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये 6 हफ्ते तक का समर इंटर्नशिप होता है पहले साल की पढ़ाई के बाद में। सेकेंड ईयर आप शुरू करें उससे पहले। तो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला जो आपका MBA का पहला साल है वो ख़त्म होते होते में लोगों को समझ में आ जाता है कि मुझे फिनेंस लेना है, मार्केटिंग लेनी है, HR लेना है। उसी सेक्टर में वो जाके अपनी फिर इंटर्नशिप करते हैं। और इंटर्नशिप के लिए भारत सरकार की तरफ से भी काफ़ी सारे इंटर्नशिप्स आती हैं। प्राइवेट जो यहाँ पे कंपनीज़ है वो भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती हैं, और ये इंटर्नशिप जो है फिर आपको आगे अपने करियर को शेप करने में बहुत मदद करती हैं। ओके, मैं ये जानना चाहूँगी कि HR की पढ़ाई, HRM की पढ़ाई के लिए क्या कोई ऐसी एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है, प्रवेश करने के लिए कोई ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है? जैसे कि BTech करते हैं बच्चे तो उनको मेंस के एग्ज़ाम देनी पड़ती है, लॉ करने वाले बच्चों को क्लैट देना पड़ता है। तो क्या HR फील्ड में आने के लिए, HRM की पढ़ाई करने के लिए भी कोई ऐसी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं बच्चों को? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। मैट के एग्ज़ाम्स होते हैं, कैट के एग्ज़ाम्स होते हैं, जेवियर्स के जो कॉलेजेस हैं उनके अपने एग्ज़ाम होते हैं, जैट के एग्ज़ाम्स होते हैं। ये सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं आप। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट अपना भी एग्ज़ाम लेते हैं, सिम्बियोसिस वाले अपना एग्ज़ाम लेते हैं। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में जो आपका क्वेश्चन होता है वो बेसिकली कम्युनिकेशन पे होता है, रीजनिंग एबिलिटी पे होता है, और मैथ्स ज़रूरी होता है। तो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, आप ये एग्ज़ाम दे करके MBA कॉलेजेस में प्राइवेट और सरकारी दोनों आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हमारा सामान्यतः ये मुख्य धारणा है ना कि ग्रेजुएशन के बाद हम HR कर सकते हैं, तो क्या ये कथन सही है, या फिर सिर्फ हम MBA के द्वारा ही HR कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई और भी सेक्टर्स हैं जिनके द्वारा हम HR कर सकते हैं? देखिए, MBA में HR की पढ़ाई स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन पूरे 1 साल का होता है, लेकिन आजकल MCOM में भी आप पढ़ सकते हैं जी, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि MBA में आपको पूरे 1 साल स्पेशलाइजेशन करवाया जाता है HR में, तो उसकी जो वैल्यू मार्केट में होती है वो थोड़ी ज़्यादा है MBA की मार्केट में। जी हाँ। MCOM में भी HRM होता है, पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट की तरफ से अगर आप HR रिक्रूटर के तौर पे बात करिएगा तो मेरे सामने अगर एक बंदा जो MBA करके आया है HRM में और एक बंदा जो MCOM करके आया है और उसने HR लिया है, तो मैं प्रेफर हमेशा MBA वालों को करूँगी, क्योंकि उसने पूरे 1 साल स्पेशलाइजेशन में पढ़ाई की है। उसने बिजनेस की पढ़ाई की है 2 साल, जिसमें उसने 1 साल HR को दिया है। और MCOM में आपका ड्यूरेशन कम होता है। MCOM में किस ड्यूरेशन में HR को सिलेक्ट करते हैं बच्चे? जनरली लास्ट ईयर में करते हैं, तो ठीक है। पर ये होता है कि 6 महीने का कोर्स होता है जी, ठीक है। तो 6 महीना और साल भर का कोर्स अंतर हो जाता है ठीक है। और कॉलेजेस जो होते हैं वो क्योंकि समर इंटर्नशिप देते हैं, इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स बुला करके भी क्लासेस करवाते हैं, तो आप समझिए कि जिनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो जब आपको पढ़ा रहे हैं आ करके, तो आपकी टेक्निकल नो हाउ पहले से थोड़ी बेहतर होगी कंपेयर टू MCOM वाले। बस इतना ही अंतर है जी। तो झारखंड, भारत और विदेश की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बच्चे HRM की पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, झारखंड में तो हम कहेंगे कि हम काफ़ी खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ देश का प्रीमियर संस्थान है। एक जो हमारे पास है XLRI जो जमशेदपुर में है जी। हमारे खुद के यहाँ रांची में IIM है, BIT मिश्रा है, आपको रांची यूनिवर्सिटी से भी MBA की पढ़ाई होती है। हाँ, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी अलग अलग हो जाती है। XLRI और IIM में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा जी, फीस अलग होगी। जो बच्चे थोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। रांची यूनिवर्सिटी में MBA की पढ़ाई होती है। जिस संस्थान से मैं जुड़ी हूँ
वहाँ पे फ़ीस काफ़ी कम है। अगर आप बात करें प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनसे काफ़ी कम है। अगर आप भारत में बात करें तो हमारे यहाँ पे IIMs हैं जो सोली पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, तो वहाँ से जो HR के बच्चे निकलते हैं उनका लेवल और उनका क्राइटेरिया बहुत अलग होता है। अगर आप फॉरेन की बात करें तो यहाँ के बच्चे भी बाहर जा सकते हैं। कुछ एक सोसाइटीज़ हैं, कुछ एक संस्थान हैं जो सर्टिफिकेशन देती हैं जी। और उनके सर्टिफिकेशन जो है वो पूरे देश में, मतलब पूरे ग्लोब में रिकग्नाइज्ड होते हैं। एक संस्थान है सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक है आपका अकेडमी फॉर इनोवेशन इन HR, एक आपका CIPD है जिसको चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं। इनके सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है, इनके पॉडकास्ट भी अवेलेबल हैं। अगर हमारे खुद के देश की बात करें तो NIPM है जो कोलकाता में जिसके हेडक्वार्टर्स है, वो भी सर्टिफिकेशन देती है और वो पूरी इंडस्ट्री में हर जगह भारत में रिकग्नाइज होता है। तो ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि सारे बच्चे आर्थिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, तो ऐसी HR में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बच्चों को ऐसी कितनी फाइनेंशियल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे HRM की पढ़ाई के लिए? देखिए, पैसों की अगर बात की जाए फ़ीस की, जी, तो अगर आपका सिलेक्शन IIM और XLRI जैसे इंस्टीट्यूट में होता है तो आपको बैंक से लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। जी। समझिए इस बात को कि वहाँ आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ से आपका प्लेसमेंट जो है तो तय माना जाता है कि आप अच्छी जगह पे ही जाइएगा। जो थोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर है और इन इंस्टीट्यूट्स में अगर उनका एडमिशन किसी कारणवश ना हो पाए, उनके पास में रांची यूनिवर्सिटी जैसी स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसकी डिग्री बहुत रिकग्नाइज है, वो हर जगह मान्य होती है और पैसे बहुत कम लगते हैं। मतलब 1 लाख से कम में आपकी MBA की पूरे 2 साल की पढ़ाई हो जाती है रांची यूनिवर्सिटी में। किसी और इंस्टीट्यूट में भी अगर आप जाते हैं तो फिनेंशियल हेल्प मिलने में बैंक्स की तरफ से आसानी हो जाती है और स्कॉलरशिप का फिर ऑप्शन है ही। अभी अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की बात करूं तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना है जिसमें बच्चों को 1 साल में आई गेस 80,000 के आसपास में मिलता है, जिनके पेरेंट्स 4.5 लाख रुपए से कम कमाते हो साल में, तो 80,000 की साल में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जी, बहुत बड़ा हेल्प हो जाते होंगे बच्चों को। एग्जैक्टली। ओके, और भी हम जानना चाहेंगे जैसे इंटर्नशिप कैसी अपनी भूमिका निभाती है HR में? देखिए, आपने किताबों में पढ़ लिया, क्लासरूम में पढ़ लिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या है, लेकिन जब तक उसको आपने जा करके इम्प्लीमेंट नहीं किया डेली लाइफ में, मैं आपको बता दूं खाना ऐसे बनाते हैं, आटा इतना लेना है, घी इतना लेना है, पर जब तक आपने प्रैक्टिकली किया नहीं तो वो क्या है, आप ठीक से सीख नहीं पाते हो। इंटर्नशिप वही काम करता है जो अनुभव प्रदान करे। जी हाँ, तो MBA के जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें आपको इंटर्नशिप करनी ही होती है। तो 4 से 6 महीने की इंटर्नशिप होती है और स्टडी के किस पीरियड में कर सकते हैं बच्चे? पहले साल के बाद 2 सेमेस्टर होता है पहले साल में। पहले साल के बाद आप जब स्पेशलाइजेशन लेने से पहले आप इंटर्नशिप कर लेते हैं। तो ये इंटर्नशिप लेके जब बच्चे आते हैं ना, आप खुद भी जब पढ़िएगा तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपने 1 साल में जो सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट करके आ रहे हैं 6 हफ्ते में। उसके बाद जब आप वापस कॉलेज में आते हो और स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हैं तो पहला आपको क्लैरिटी हो जाती है कि मुझे यही करना है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप उन लोगों के साथ बैठ के आए हैं, समय बिता के आए हैं, काम करके आए हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनसे जो ज्ञान मिलता है फिर उसको तो वो आपके लिए अलग ही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जी। अगर हमारे दर्शकों में से कोई अगर इच्छुक बच्चे ऐसे हैं जो HR के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप वैसे बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगी, अगर आपको मैनेजमेंट सीखना है तो आपके घर में जीता जागता उदाहरण है, हर घर में मौजूद है, वो है आपकी माँ। ठीक है, महीने के पैसे जो आते हैं, सैलरी आपके पिता या माता जी कमा के लेके आती है, उसको कैसे बांटना है, राशन में कितना जाना है, बच्चों की पढ़ाई में कितना जाना है, कितना वो छुपा करके कोने में डब्बे में रखती हैं कि वो इमरजेंसी में काम आ जाए, ये तो माँ बहुत अच्छे से सिखा सकती है। आपको एटिकेट सिखाती है, आपको कहाँ कैसे बात करना है, व्यवहार आपका समाज में कैसा होना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, फिनेंशियल मैनेजमेंट आप घर से सीख सकते हैं जी, ठीक है, अपनी माँ के द्वारा। तो वो तो हो गया। बाकी कम्युनिकेशन आप अभी से काम करिए, आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप इंजीनियरिंग, मेडिकल कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन अभी से आप उस पर काम करते रहना ज़रूरी है।
जी, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके इस टॉपिक पे आपने इतने विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी इस टॉपिक पर चर्चा करें, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, वरना हम और भी चर्चा करते। कोई बात नहीं। ओके। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा आज का सेशन को, आज के टॉपिक को, आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। और हमारा आज का कार्यक्रम आप दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम टाटा प्ले पर भी मौजूद हैं, चैनल नंबर 1145 पर, आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे आपको और भी राहें के अगले अंक में एक नई टॉपिक, एक नई एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।